देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। सुसाइड या आत्महत्या जानबूझकर खुद की जान लेने की कोशिश का नाम, और ज्यादातर लोगों की आत्महत्या के लिए कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, बायोपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा शराब पीने या नशे के शिकार होने के कारण भी आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि इंसान को अपनी जिंदगी में और खुद को साबित करने के लिए और सक्सेस को हासिल करने के लिए कई मौके मिलते हैं, जहां वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर तमाम मुकाम को हासिल कर सकता है जिसे पाने का जज्बा वो रखता है। लेकिन जिंदगी की जंग में हार मानकर खुद को खत्म कर लेना, ये किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन हरगिज नहीं हो सकता। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अपनी मेहनत और प्रतिभा से बहुत कुछ पाकर भी आखिर क्यों पल भर में जिंदगी में छोटी सी नाकामी में अपना पूरा वजूद खत्म कर दिया जाता है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस बात को उन लोगों से मिलकर समझा जा सकता है जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी और वो बच गए। आत्महत्या की भावना से उबरने के बाद उन्होंने जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिया और कभी आत्महत्या के अंधे रास्ते की तरफ रुख नहीं किया। और दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। आपके साथ जरूर कुछ ऐसे यादगार अनुभव होंगे जो आपको याद दिला सकते हैं कि जीवन कितना अच्छा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आत्महत्या समाधान नहीं। आत्महत्या एक डरावना शब्द, एक शब्द जो आंखों के सामने मौत का भयावह मंजर खड़ा कर देता है। कहने को इसके अर्थ मनचाही मौत से जुड़ते हैं, लेकिन सच ये है कि यह एक अनचाही और अनपेक्षित मौत की दर्दनाक स्थिति है। एक हंसते खेलते जीवन का त्रासद अंत, फांसी, जहर, आग और नदी, न जाने कितने ही नए पुराने तरीके मौत को गले लगाने के लिए आजमाए जा रहे हैं। आज हम ये मसला इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक हंसते खेलते शिक्षा की अलख जगाते शख्स ने समाज के कुछ घटिया चरित्र के लोगों के कारण खुद की जीवन लीला को ही खत्म कर दिया है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सिरसा जिले के नाथूश्री चौपटा इलाके में 2003 से शिक्षा की अलख जगाने वाले दयानंद स्कूल के एमडी रविंद्र गोदारा की, जिन्होंने एक झटके में अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खत्म कर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिए आप। क्या आप खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप सुसाइड, आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को खत्म करने की योजना बना चुके हैं? जंग में हार मानकर खुद को खत्म कर लेना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। आत्महत्या के अंधे रास्ते की तरफ रुख करना भी सलूशन नहीं है। जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिया जा सकता है। हौसलों को उड़ान दो, जंग लड़ने की ठान लो, क्योंकि आत्महत्या समाधान नहीं और इसे पाकर बना कोई महान नहीं। हरियाणा के सिरसा जिले के नाथूश्री चौपटा इलाके में 2003 से शिक्षा की अलख जगाने वाले दयानंद स्कूल के एमडी रविंद्र गोदारा की आत्महत्या के पीछे की वजह अब हम आपको यहां पर बताते हैं। दरअसल अपनी मौत से पहले उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कुछ लोगों के नाम लिए और बताया कि किस तरह से वो लोग एक साजिश के तहत उनके स्कूल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। दरअसल एक यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब पर स्कूल से संबंधित 3 वीडियो अपलोड की। इनमें एक अभिभावक ने 3 बच्चों का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देने की बात कहकर
प्रताड़ना का आरोप लगाया। एक अन्य वीडियो में बोर्ड के परिणाम में कम नंबर आने पर विद्यार्थियों और अभिभावकों ने हंगामा करते हुए दिखाया। स्कूल प्रबंधन पर रिजल्ट में भेदभाव करने के आरोप लगाते हुए एक दिन पहले हंगामा हुआ था। इन सारी घटनाओं से रविंद्र गोदारा काफी आहत हुए। मौत को गले लगाने से पहले उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। वो भावुक कर देने वाला वीडियो अब हम आपको दिखाते हैं। सभी देखने वालों को मेरी क्षमा याचना। मैं ऐसा कोई काम तो कर नहीं रहा हूँ कि जिससे मैं आपसे नजरें मिला पाऊँ, पर साथियों मजबूर कर दिया है मुझे। दयानंद स्कूल को बदनाम करने के लिए जिन लोगों ने साजिश रची है और उस साजिश का मुझे मोहरा बनाया है, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, बच्चों के सामने मुझे जलील किया है, तो ऐसा पाप बोध और जैसा वो चाह रहे हैं ये देख के मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। ये अचानक हुआ कार्य नहीं है। इसके पीछे काफी समय से एक ग्रुप काम कर रहा था। हनुमान पुलिया जो पत्रकार अपने आप को कहता है, इसके कारनामे सबको पता है। स्कूल एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इसने उसको चुना। इसमें प्रेम कासनिया ने इसका साथ दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि प्रेम कासनिया ने मेरे साथ दुश्मनी निकालने के लिए मुझे चाहता है कि वो मैं झुक के सलाम करूं। अरे कर लूंगा, मेरा रिश्तेदार रहता हूं यार। उसने अपने ईगो के लिए और इस संस्था को बदनाम करना चाहा। इस संस्था ने इस एरिया के इतने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दिया है और इसमें मोहरा बढ़ाया उस गुड़िया को, उस मासूम को। हाँ, उसका बाप तो शामिल है और ये सारा इनका पैसे का किया धरा है। वो उसकी फीस भरता है, वो भरता है। क्या आपकी यार, मुझे कह देते मैं दे देता। आपने शिक्षक के साथ अच्छा नहीं किया, ये समाज आपको माफ नहीं करेगा। आज मेरी मौत है, वो एक पैगाम होगा सबके लिए कि एक शिक्षक को इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए। अपने नाकाम मंसूबों को कामयाब करने के लिए इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। हनुमान पुनिया, प्रेम कासनिया और राजवीर भांबू, जो आपने अपने स्वार्थ के लिए जो मुझे प्रयोग किया, आपको सभी कभी समाज माफ नहीं करेगा। एक बात है कि ये जो छदम पत्रकारिता वगैरह और जो स्कूलों के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, ये मेरी मौत के बाद दूर हो जाएगा। मुझे विश्वास है मेरे उन छात्रों पे जो यहाँ से पास आउट होके गए। मुझे विश्वास है मेरे उन साथियों पे, मेरे उन स्कूल के साथियों पे। वो मेरी मौत को जाया नहीं जाने देंगे और वो इस इंतकाम को लेंगे, बदलाएंगे, इस व्यवस्था को बदलेंगे। हर कोई हमें दबा कर देगा, ऐसा नहीं होगा। एक मैं हो गया आज। मुझे पता था, क्योंकि अगर मैं इस प्रकरण में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आंच नहीं आनी है, पर जो इनकी बातें मुझे पता लगी है, ये इससे अगला मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम लेके आने वाले हैं। कहते हैं कि हम कुछ भी करवा देंगे। इन लोगों की मानसिकता नहीं है जिससे हम लड़ सके। एक स्वस्थ पत्रकारिता या फिर एक स्वस्थ मानसिकता नहीं कह सकते। और मुझे दुख हुआ इस बात का कि इसमें एक स्कूल वाला शामिल हो गया। बहुत बहुत गलत किया। हमारा कंपटीशन बच्चों की पढ़ाई को लेके होना चाहिए। ये मुद्दे नहीं है। मुझे नीचा दिखा के आप ऊंचा नहीं उठ सकते दोस्तों। हम जब साथ हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तभी है। ठीक है, कोई बात नहीं। रविंद्र चला गया पर दयानंद बच जाएगा, मुझे पता है। मेरी टीम, मेरे साथी, मेरे बच्चे, मेरे टीचर्स जो इसको बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे, बहुत अच्छी तरह चलाएंगे। उनको पता था कि एक इसी आदमी पे हम क्योंकि ये सबकी नजरों में है, इसको मार लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मुझे मारा, अब करके दिखाना दयानंद का कुछ। मेरी वो टीम क्या करके दिखाएगी आपको, क्या क्या रिजल्ट देगी। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, आपके मुंह पे तमच्चा लगाएगी। षड्यंत्रकारियों, ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं कि मुझे माफी दोगे, पर अगर मेरी बात समझ में आ जाए कि मैंने क्यों किया ऐसा, सोचना कभी, उसके माफ करना। नहीं है मेरा काम माफी के लायक। धन्यवाद मित्रों। तो इस वीडियो को देखकर यह साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक महान शिक्षाविद ने खुद की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। एक पूरा जीवन जो इस धरा पर आने में सतरंगे सपनों से लेकर 9 माह का
खूबसूरत समय लेता है, अचानक से अपनों को रोता बिलखता छोड़कर चल देता है अज्ञात में सुख खोजने। क्या जरूरी है मौत के बाद सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी? असमय प्रकृति का नियम तोड़ने से हो सकता है आप और ज्यादा अनजानी अजीब समस्याओं के जाल में उलझ जाएं। बहरहाल आत्महत्याओं के बढ़ते आंकड़ों से निकलती आह को अनसुना नहीं किया जा सकता। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। खबरनामा में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, तो रविंद्र गोदारा के इस पूरे केस में एक बात तो साफ तौर पर सामने आ रही है कि छात्रों के रिजल्ट को लेकर ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ और तंग आकर रविंद्र गोदारा ने अपनी जान दे दी। हालांकि आत्महत्या को हम कहीं से भी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि क्या CBSE के गलत पैटर्न ने एक शिक्षाविद की जान ले ली? ऐसा माना जा रहा है कि CBSE की गलत नीतियों की वजह से ही 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट असंतोषजनक रहा है, जबकि गलतियां स्कूलों पर थोपी जा रही है। विद्यालयों पर CBSE ने मानक तय किए और उसी मापदंडों के अनुसार ही अंक देने का स्कूलों पर दबाव था। उन्होंने कहा कि CBSE बोर्ड विद्यालयों को पहले ही विषयवार अंक प्रदान कर उनके अधिकार को सीमित कर दिया था। इस वजह से स्कूल सीमित संख्या में ही अंक देने पर विवश थे। इस प्रकार सभी विद्यालयों को CBSE अंक मापदंड पर ही प्रदान करने पड़े। तय मानदंड जो कि विगत 3 वर्षों पर अलग अलग आधारित था, ऐसे में विद्यालय कैसे कम या ज्यादा अंक दे सकते थे? अब अगर छात्रों की प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया गया तो इसका संपूर्ण दोष CBSE पर ही जाता है, ना कि विद्यालय इसके लिए दोषी हैं। और इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि परीक्षा परिणाम से संबंधित सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हुई और इसमें कई खामियां थी। CBSE मार्क्स अपलोड प्रोग्राम में भी कई कमियां थी, जैसा कि सही तरीके से अंकों का अपलोड ना होना। इसकी वजह से कई विद्यालयों के जो अंक हैं उनके संचालकों के साथ बच्चों या अभिभावकों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका यहाँ परिचय करवा देते हैं। जगजीत सिंह धुरी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा गुरलीन खोकर हमारे साथ जुड़ी हुई है, मनोचिकित्सक हैं, और RB उपाध्याय जी शिक्षाविद हैं, साथ ही एक स्कूल के संचालक भी हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। जगजीत जी, शुरुआत हम आपके साथ करना चाहेंगे। सिरसा के स्कूल में जो कुछ भी हुआ उससे हम सब भली भांति वाकिफ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इंसान इतना कैसे मजबूर हो सकता है कि वो खुद की ही जान देने पर उतारू हो जाए, और इसमें गलती किसकी थी? पूरा मसला आपने देखा सर, पूरा बखेड़ा सिर्फ ये अंकों को लेकर शुरू हुआ, गलती हकीकत में आपके हिसाब से किसकी रही? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें तो दुख है इस बात का जो एक संचालक ने सुसाइड किया है। पल्लवी जी, इको बंद करवा दीजिए, बहुत आ रही है। ठीक है सर, हमें भी ठीक करवा देते हैं जी। तो उसमें ये रहा भी, पहले तो ये है भी ये गलती है, इतना बड़ा स्टेप उनको नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन जैसे आपने बात की भी, ऐसा क्या हुआ भी जिस वजह से उनको ये स्टेप उठाना पड़ा? हम लोग शिक्षक हैं, हम बच्चों को एजुकेट करते हैं। पहला मैं बार बार यही बात कहूंगा भी हमें किसी को भी ऐसी स्थिति में या किसी भी स्थिति में ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल ना किसी और को करना चाहिए। लेकिन जो परिस्थिति पैदा हुई उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मुद्दा है जो अकेला इस स्कूल के साथ नहीं हुआ। इस समय अगर मैं पंजाब की बात करूं तो मेरे पास 465 स्कूल्स हैं जिनके बच्चों को बहुत मेजर प्रॉब्लम आई है रिजल्ट से। ऐसे ही पूरे कंट्री में एक प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा सा विस्तार में ये बताना चाहूंगा। तो CBSE ने कहा है भी जो 10th के बच्चे हैं उनका रिजल्ट जो बनाना है उन बच्चों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और जो हाउस टेस्ट हैं उनके बेसिस पर बनाना है।
तो नेचुरली जब इसके बेस पर स्कूल ने रिजल्ट बनाना है तो अच्छा ही होगा, बिकॉज स्कूल्स को ये भी ख्याल था भी जो कोविड चल रहा है बच्चे अच्छी तरह पढ़ नहीं पाए, तो उनके मार्क्स जितने वो डिजर्व करते थे उतने लगाए स्कूलों ने जी। लेकिन साथ ही साथ एक सीबीएसई ने स्कूल्स को बाउंड कर दिया भी आप अपने पिछले 3 साल की स्कूल की रिजल्ट हिस्ट्री से बाहर नहीं जा सकते। तो उन्होंने पहले ही सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रोविजन पैदा कर दिया था भी स्कूल कोई भी मार्क्स अपने तरीके से नहीं लगा सकता था, उनको रेंज दे दी गई थी भी इतनी रेंज में आपके इतने बच्चे आएंगे, इतनी रेंज में इतने बच्चे आएंगे। हम लोगों ने तो एक तरह से उनके सामने बच्चों के नाम ही भरने थे। अब देखिए मैं आपको एक बड़ी अजीब एग्जांपल बता रहा हूं। एक स्कूल था, उसके लास्ट ईयर सिर्फ 5 बच्चे थे, तो एक बच्चा लास्ट ईयर उसका फेल हो गया था जी। और उसका रिजल्ट आया 80%, 20% बच्चे उसके फेल हो गए। तो सीबीएसई का जो सिस्टम कह रहा है भी इस बार आपको 20% बच्चे हैं जो फेल करने ही पड़ेंगे। तो पिछले बच्चों की जो कारगुजारी थी वो इन अभी के बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। देखिए जब हमारा जो इंडियन लॉ है, कानून है, वो कहता है भी अगर एक किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, दोषी भाई छूट सकते हैं। जी, जी, जी। तो अब ये सीबीएसई के रिजल्ट में ऐसा कैसे हो सकता है जो पिछले साल के या उससे पिछले साल के बच्चों की जो कारगुजारी है, जो उनका अच्छा रिजल्ट नहीं था, उसकी सजा हम अभी के बच्चों को दे दें। ऐसा भी सुनने में आया है भी, मैं ढूंढ रहा हूं भी कौन सा स्कूल है जिसके पास एक ही बच्चा था लास्ट ईयर, वो फेल हो गया, 100% फेल थे, उसका मीन बना 17%, तो उसको सारे बच्चे फेल करने पड़ रहे हैं। अब पेरेंट्स का गुस्सा किस बात से है? पेरेंट्स सोच रहे हैं भी स्कूल वालों के हाथ में थे मार्क्स, स्कूल वालों को मार्क्स अच्छे लगाने चाहिए थे, लेकिन स्कूल वालों ने अच्छे मार्क्स नहीं लगाए। तो इस जो अभी ये सुसाइड हुआ है इसमें भी हमने देखा है, और लड़की का वीडियो भी देखा है भी कैसे वो इनके साथ बहस कर रहे हैं भी आपने मार्क्स ऐसे कर दिए, हमारे ये कर दिए। वो बार बार कह रहे हैं भी ये पॉलिसी जो मॉडरेशन पॉलिसी थी सीबीएसई, उसमें हम बाउंड थे तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो ऐसे इसलिए हम कह सकते हैं जो ये सुसाइड हुई है, जो इसमें मजबूरी रही है, उसका बेस जो रहा है वो सीबीएसई की ये पॉलिसी रही है, मॉडरेशन पॉलिसी रही है। और पंजाब में भी अभी ऐसे हालात हैं, बिकॉज मैं पंजाब के सभी स्कूल्स की जो फेडरेशन है उसका प्रेसिडेंट हूं, मेरे पास जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं रो रहे हैं, उनके हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। उनको बहुत भरोसा दिया है भी हम कोशिश करेंगे सीबीएसई से, हम कल को कोर्ट केस भी डालने जा रहे हैं मानयोग हाई कोर्ट में। तो बिल्कुल आपकी वजह जो आपने बताई है बिल्कुल स्पष्ट है भी, इसका जो आधार है। पता चला कि अमृतसर में भी इसी तरह का कोई केस सामने आया है, वहां पर भी एक स्कूल में काफी बवाल हुआ। इस पर मैं आपसे जानकारी लूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबरनामा में आज एक काफी अहम मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल सीबीएसई के कुछ गलत नीतियों के कारण एक शिक्षाविद को, एक स्कूल संचालक को अपनी जान देनी पड़ी। अब सवाल हम यही उठा रहे हैं कि आखिर कोई इंसान इतना कैसे मजबूर हो जाता है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इसके अलावा इस मौत का जिम्मेदार कौन है, बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है। आरबी उपाध्याय जी, आपका हम यहाँ रुख करना चाहेंगे। सर, आपने भी पूरी ये स्टोरी देखी, हमारी रिपोर्ट भी देखी होगी और इस पूरे मसले से आप यहाँ पर भली भांति जानकार होंगे। सवाल यही है, क्योंकि आप भी एक स्कूल चलाते हैं, क्या अभिभावकों को बातें समझ में नहीं आती और क्या वाकई में अभी भी हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है कि जो स्कूल चला रहे हैं उन पर कितना प्रेशर होता है, वो कितने दबाव में आकर काम करते हैं, उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, और उनके साथ इस कदर बदसलूकी आखिर क्यों? देखिए पल्लवी, सिस्टम का दोष है, सिस्टम का फेलियर है। ये नहीं एक पेरेंट्स नहीं किया, पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से और कब्र करते हैं कोई भी स्कूल संचालक को। रविंद्र जी ने जिस हालत में आत्महत्या की है
मेरी पूरी संवेदना है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन देखिए, कुछ लोग होते हैं समाज, ब्लैकमेलर, पत्रकार कहें, उनका एम और ऑब्जेक्ट अलग होता है। अब देखिए, स्कूल संचालक की अपनी एक पब्लिक इमेज होती है, वो नहीं चाहता कि उसकी उस इमेज पर कोई धब्बा लगे, और उसी का फायदा तथाकथित पत्रकार, चाहे वो पेरेंट्स को भड़का के या कोई झूठा दोषारोपण करके, कहीं न कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ऐसे केसेस में होता कुछ नहीं है। देखिए, रविंद्र गोधरा जी भी कह रहे थे कि भी होगा कुछ नहीं, लेकिन बदनामी के डर से वो इस तरह के कदम उठाने को उन्हें मजबूर होना पड़ा। सिस्टम हमारा उस तरह का है कि वो जाएगा, शिकायत करेगा, पुलिस आएगी, पकड़ के बंद कर देगी, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से फिर जमानत होगी, तब तक तथाकथित पत्रकार उसको इतनी हवा देंगे, उसका इतना महिमा मंडन कर देंगे कि वो जीवित रहते हुए भी जीवित नहीं रह पाए। मैंने खुद एक्चुअल में एक समस्या को फेस किया है, तो मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं। ये बात एक अलग है कि पुलिस के बड़े अधिकारी बिल्कुल न्याय देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोकल पुलिस होती है वो उनको सहयोग करती है और वो उसके द्वारा ही अपना खेल करते हैं। तो बहुत सारी चीजें सिस्टम में खामियां हैं। जब तक सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति को रोका नहीं जा पाएगा। जहां तक सीबीएसई का प्रश्न है, देखिए, सीबीएसई का अपना एक सिस्टम था, उन्होंने ओपन हैंड नहीं दिया था स्कूल को कि जिसकी मर्जी आए उतने मार्क्स दे दें। उस मनमानी पर रोक लगाने के लिए उन्होंने सिस्टम डेवलप किया था कि भाई 3 साल के मार्क्स और उसी के अकॉर्डिंग इतने परसेंट उसके, इतने परसेंट उस ईयर के, इतने परसेंट। तो स्कूलों को कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन में रखा गया था और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट तैयार किया। कोई भी स्कूल संचालक या प्रबंधक ये नहीं चाहता कि अपने बच्चों को कम मार्क्स दे या फेल करे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सीबीएसई का जो सिस्टम है उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उससे बाहर नहीं जा सकता, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। तो पेरेंट्स, पढ़ा लिखा पेरेंट्स इस बात को समझता है, लेकिन फिर जो तथाकथित पत्रकार हैं वो उस तरह के लोगों को मोहरा बनाकर और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, और उनके टारगेट वही लोग होते हैं तथाकथित पत्रकारों के जिनकी पब्लिक इमेज होती है। मैं स्कूल संचालक ही नहीं, मैं एक पत्रकार हूं। मेरे जैसा पत्रकार घुटने टेक सकता है, तो बाकी आम व्यक्ति जिसका पत्रकारिता से कोई सरोकार नहीं है, वो किन परिस्थितियों से गुजरेगा। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी तरह उस बात को समझ सकता वही आपकी बात बहुत सही है कि मानसिक रूप से वो इस समय कितना प्रताड़ित होंगे कि उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा। आपके पास आना चाहेंगे गुरलीन जी, एक मनोचिकित्सक होने के नाते अब आपसे ये समझना बेहद ज़रूरी है कि किस स्टेज में आ जाता है इंसान कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर विवश हो जाता है। बड़ा सवाल है ये, ज़िंदगी को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मनोचिकित्सक होने के नाते मेरा तो ये कुछ चंद लाइनों में ये कहना है, दिए तले अंधेरा नहीं होना चाहिए और हर एक हिंदुस्तानी के मन में खौफ नहीं होना चाहिए। अगर हम एक खौफ रखते हैं, हम लोग कोई भी कदम उठाने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस कदम से आगे जिंदगियों को क्या असर होने वाला है। मनोचिकित्सक होने के नाते डिप्रेशन सिर्फ एक दिन में नहीं होता है। अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है, कोई शिक्षक भी है, तो उसके सिम्टम्स और साइंस परिवार में और आसपास के लोगों में, कर्मचारियों में, ऑफिस में, स्टाफ में सब देखे जा सकते हैं और उनको सुलझाया भी जा सकता है। हम लोग स्टूडेंट्स के लिए मनोचिकित्सक की अवेलेबिलिटी रखते हैं स्कूल्स में, पर क्या स्टाफ और प्रिंसिपल और एमडी और ऐसी पोस्ट के लिए कभी किसी ने सोचा है कि इन लोगों के लिए भी ऐसे सहूलियत होनी चाहिए ताकि ऐसे कदम ना उठाए जाएं। जो अभी ये सिचुएशन हुई है, ये रोकी भी जा सकती थी। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, ये उठने से पहले आसपास के लोगों को ऑलरेडी ये पता होगा कि ये साइंस एंड सिम्टम्स डिप्रेशन के और प्रेशर के दिख रहे थे। अगर वो एक सुसाइड नोट लिख सकते हैं तो वो क्या उदाहरण एक शिक्षकों को भी दे रहे हैं। प्रेशर सबकी जिंदगी में आता है,
फेलियर्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, पर क्या फेलियर्स को हम फेलियर से उभरना किसी को सिखा रहे हैं? आज की डेट में सब फियर से स्टेप उठाए जा रहे हैं। सीबीएसई के भी अपने क्लॉजेस रहे हैं, उनको भी सिस्टम में देखना चाहिए कि कहाँ ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो टीचर्स को, जो शिक्षकों को और बच्चों को मेंटली इफेक्ट ना करें, ताकि वो डिजास्टर में चले जाएं और ऐसे कदम उठाए जाएं। और इनके लिए स्कूल स्टाफ, टीचर्स के लिए भी मनोचिकित्सक का अवेलेबिलिटी स्कूल्स में होनी चाहिए। टाइम बाय टाइम, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में इनके पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए इनसे बातचीत में, नॉर्मल इनफॉर्मल बातचीत में, कि इन लोगों की स्थिति क्या है। तभी कुछ हमारे लिए कुछ फायदा हो पाएगा और हम लोग कुछ कर पाएंगे। बिकॉज मनोचिकित्सक कहने के नहीं होने चाहिए, उनको स्कूल्स में डाला गया है किसी कारणवश। और सीबीएसई रूल्स जो हैं वो ऐसे बना दिए गए हैं कि टीचर्स प्रेशर में हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप कोई रूल बनाते हैं तो आपको उसके प्रोस एंड कॉन्स पता होने चाहिए कि ये लार्जर सेगमेंट को कैसे इफेक्ट करने वाले हैं। और टीचर्स अपने प्रोफेशन में रिस्पेक्ट हो चुके हैं आज की डेट में। आजकल के बच्चों को पूछिए, वो शिक्षक नहीं बनना चाहते, आर्मी में नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर पैदा हो रहा है। तो हमारी आज की डेट के बच्चों को डर पैदा ना हो, शिक्षकों को डर पैदा ना हो। आज ये स्थिति आ गई है कि शिक्षक, प्रिंसिपल, एमडी जैसे पोस्ट पर बैठकर लोग डर रहे हैं सिर्फ अपनी दिल की बात बोलने के लिए। मैंने अपने फेसबुक पेज पर डीप टॉक्स शुरू किया है, जिसमें लोग अपने पोस्ट को छोड़कर अपनी चैलेंजेस को बताते हैं। क्यों? इसके पीछे ये कारण है कि हम अपनी आवाज उठाएं। और हमें ये पता है कि अगर ये बात मीडिया में जाएगी तो कहीं ना कहीं कोई तो सिस्टम में चेंज आएगा। इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने वो 4 मिनट और 10 सेकंड की वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मीडिया पर भी भरोसा था कि ये कभी ना कभी इम्पैक्ट पड़ेगा और असर होगा। लेकिन कदम बहुत गलत था, बिल्कुल बहुत सुसाइड गलत। को कहीं से भी बढ़ावा हम नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी बहुत सही है, ये कदम बहुत गलत है। जगजीत जी, मैं तुरंत आपका रुख करूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। जगजीत जी, आपका रुख करना चाहेंगे सर। अभी मैं आपसे सवाल भी कर रही थी कि अमृतसर में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था, वहां पर भी जमकर हंगामा हुआ और आपने भी जानकारी दी कि अब आप कोर्ट का रुख करने वाले हैं सर। जी जी, देखिए पल्लवी जी, जो अमृतसर की है, प्लीज इको ठीक करवा दीजिए, बिल्कुल बात नहीं हो पा रही। जी 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 सर, ठीक करवा देते हैं। तो वहां पर सेंट सोल्जर स्कूल है, वहां पर जो पेरेंट्स ने गुस्से में आकर स्कूल के कर्मचारियों को बंधक बना लिया था, तो वो बहुत बुरी पोजीशन हो गई थी। लेकिन उसमें जो है वो एफआईआर जो दर्ज हो गई है उन बंदों पर, जो लोग थे उन पर जो एफआईआर हो गई है जी। और दूसरी बात जो आप बोल रहे थे, रिजल्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, इसमें जो गुस्सा 2 वजह से है। एक तो पंजाब में जो मैं बात करूंगा, पंजाब में सीबीएसई के जो सिस्टम मैंने आपको बताया उसमें जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से है। दूसरा जो स्टेट बोर्ड है हमारा, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, उन्होंने 10th के जैसे एग्जाम ही नहीं लिए। उनके टीचर्स ने 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट थी उसको ही मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए उनको 100% मार्क्स आ गए। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो गया, भी दूसरा बच्चा इतने मार्क्स ले गया तो हमारे बच्चे के इतने कम आए हैं। तो ये भी एक मतलब कारण रहा है इसके पीछे। अब जो कोर्ट में जा रहे हैं वो पेरेंट्स जा रहे हैं। पेरेंट्स इसलिए जा रहे हैं भी हमारे बच्चे हैं जो सीबीएसई से पास हुए हैं और एक बच्चे दूसरे हैं, तो हमारा बच्चा भी उतना ही इंटेलिजेंट था या उससे ज्यादा था, लेकिन अब जहां पर मेरिट पर एडमिशन होनी है वहां पर उसको एडमिशन नहीं मिल पा रही है। वो काउंसलिंग में मतलब एलिजिबल ही नहीं हो पा रहा।
इसलिए लगभग 400-500 पेरेंट्स हैं जो वो कल को कोर्ट को जो अपना हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा उसमें जो पिटीशन दायर करने वाले हैं, और बहुत से स्कूल्स हैं वो भी पिटीशन डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय पर जो सीबीएसई है उनको स्कूलों पर भरोसा करना चाहिए था। आज से 4-5 साल पहले 10th क्लास में सीबीएसई ने अलाउ किया हुआ था कि आप स्कूल बेस्ड एग्जाम ले सकते हो। तो ऐसे समय में भी बहुत कुछ किया जा सकता था और बच्चों को इस टाइम पर रिलीफ मिलना चाहिए था। देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं लिए, हायर एजुकेशन में एग्जाम ही नहीं हुए, बच्चे ऐसे ही प्रमोट कर दिए गए। तो ऐसा क्या सीबीएसई को पड़ा था, अभी पूरे कंट्री में सब यूनिवर्सिटीज यूजीसी को छोड़कर, दूसरे स्टेट बोर्ड को छोड़कर इन्होंने इस समय में इतनी ज्यादा सख्ताई करनी थी। अगर ऐसा कुछ करना था तो कुछ ना कुछ ऐसे ग्रेस मार्क्स देने चाहिए थे भी, बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम से कम 60 की रेंज में आते। अब जो बच्चा 40% में पास हो गया, ना तो वो पास हुआ है ना वो फेल हुआ है, बिल्कुल, तो उसकी कंडीशन बहुत बुरी है। तो पेरेंट्स का कहना है, अब देखिए सीबीएसई ने एक ऑप्शन दी है, अगर कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं है तो वो एग्जाम में अपील हो सकता है। एग्जाम होने हैं अभी 15 अगस्त को, अभी तक ये नहीं बताया है इन्होंने भी जो एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एग्जाम कहां पर होंगे, कब होंगे, कुछ भी नहीं पता। अब 2 दिन जाकर पहले फिर ये सर्कुलेट कर देंगे कोई ना कोई नई बात। अब पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं भी हमारे बच्चों को 1.5-2 महीना हो गया, अब उनकी तैयारी छूट गई है, अब वो एकदम से कैसे एग्जाम में अपीयर होंगे। और उन्होंने ये लिख दिया अगर कोई बच्चा एग्जाम में अपीयर होता है तो उसका पुराना रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा और नया कंसिडर होगा। अब बच्चों के मन में ये डर है अगर हम दोबारा से अपीयर होए कहीं फेल ही ना हो जाएं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस छूट चुकी है। तो सीबीएसई बहुत से ऐसा कुछ कर सकती थी, ऐसा बोल सकती थी अगर किसी ने इंप्रूवमेंट करनी है तो इंप्रूवमेंट कर लो, लेकिन अगर नहीं होती तो उसका पुराना रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा। तो बहुत से ऑप्शन हो सकते थे जहां पर सीबीएसई लीनियंट हो सकती थी, लेकिन सीबीएसई ने ऐसा काम किया, अभिभावक हैं जो और स्कूल मैनेजमेंट है उनको आपस में टकरा दिया। बिल्कुल, ये टकरा है जो हर स्कूल में है, किसी पर 5 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, कहीं कहीं पर 80 और 100 के करीब बच्चे हैं। और मैं पल्लवी जी आपको बताना चाहता हूं, अगर पंजाब में हमारी फेडरेशन ना होती तो पंजाब में भी 2-3 ये सुसाइड केस हो चुके होते, क्योंकि हम जहां पर एक फैमिली की तरह स्कूल जुड़े हुए हैं, अगर एक स्कूल को प्रॉब्लम होती है तो दूसरे स्कूल से, हमारे फेडरेशन से, मेरे से बात करते हैं, तो हम एकदम से मीटिंग करके, जूम मीटिंग करके उसको उनको हौसला देते हैं, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन बताते हैं। तो मैं ये भी समझता हूं, जैसे गुरलीन जी ने बोला है, इस समय जो काउंसलर्स हैं वो बच्चों के लिए नहीं, हमारे लोगों के लिए भी चाहिए, और उसके साथ ही हमारी भी कुछ पॉजिटिव एसोसिएशन चाहिए। और इसके साथ मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करूंगा भी ये जो सुसाइड वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये खतरा अकेले स्कूल्स पर है, ये बच्चों पर भी है। जब बच्चों का कंपैरिजन उनके बेहतर बच्चों से किया जाता है, देखिए वो इतने मार्क्स ले गया, आप कितने मार्क्स आए हैं, तो उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, पेरेंट्स पर भी ये खतरा मंडरा रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूंगा भी ये कोई हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। देखिए बहुत से लोग इस कोरोना में वो चले गए जिनके ना मार्क्स कम आए थे ना ज्यादा आए थे, वो बेचारे बीमारी में ही चले गए। तो अगर भगवान की कृपा है हम पर भी, हम जीवित हैं इस दौर में, तो मुझे नहीं लगता भाई जो सुसाइड है वो किसी बात का सोल्यूशन है। ना वो स्कूल्स वालों के लिए है, ना टीचर्स के लिए है, ना पेरेंट्स के लिए, ना बच्चों के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। और पल्लवी जी देखिए, हम पंजाब में बहुत सुनते हैं कि किसान ने सुसाइड कर ली, इसने कर ली, उसने कर ली। आप देखिए जो मजदूर लोग हैं वो कभी आपको नहीं सुनोगे भी वो सुसाइड कर गया। जिसने रोज कमाना है, रोज खाना है, वो नहीं सुसाइड करता। ठीक है, अगर वो लोग जो स्ट्रगल कर सकते हैं जिंदगी के साथ, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे मुझे लगता है भी बिल्कुल सही बात है गुरलीन जी की। तो ये एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड है, कुछ समय के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ समय के लिए गुस्सा आता है,
तो ऐसे दौर में हमारे ये जो भाई थे ये काम कर गए, तो हमें इसका दुख भी बहुत है और अफसोस भी बहुत है इस बात का भी ये काम उन्होंने किया। और साथ में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने बताया भी जो बच्चा बोल रहा था बच्चे का कोई दोष नहीं है इसमें। तो उसमें जो उसको इंस्टिगेट कर रहे थे, उसके मुंह में जो शब्द डाल रहे थे, जो कुछ घटिया किस्म की पत्रकारी करते हैं लोग, वो उनके मुंह में शब्द डालते हैं। आप देखिए, अब जब भी कहीं पर कोई एजिटेशन होती है, वहां पर कुछ लोग सवाल ही इस तरीके से पूछते हैं, वो सवाल पूछना नहीं होता, वो इंस्टिगेट करना होता है। मैं समझता हूं जो इन्होंने सुसाइड किया वो किया है, तो ऐसे लोगों का जो है समाज में बड़ा, अब कह सकते हैं, गलत रोल है जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ में अभी भी देखिए सीबीएसई की तलवार अभी भी लटक रही है। आज सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है, क्योंकि सीबीएसई अब एकदम से अपनी गलती नहीं मान सकती। जैसे शर्मा जी ने बताया, उनकी पॉलिसी गलत नहीं थी, लेकिन पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट हो गई कि कोरोना के दौरान बच्चों को फायदा पहुंचाने की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। अब देखिए, एक बच्चा बोल रहा है मेरा 10th में 92% मार्क्स थे, +1 में मेरे 88% मार्क थे, अब मेरे 10th में 68% कैसे रह गए? उसको कोई पॉलिसी नहीं समझ आ रही, उसके पेरेंट्स को कोई पॉलिसी नहीं समझ आ रही। उसको तो बस यही बात का जवाब चाहिए भी मेरे 10th में 92% मार्क थे, +1 में मेरे 88% सवाल भी मार्क तो थे। बहुत जायज जो है मैं सर, ये इस तरह के सवाल ही तो खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब विद्यालयों को देना है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सीबीएसई से कोई जाकर डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहा है। चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलडीन जी, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन ले लेती हूं मैं उपाध्याय जी का। आरबी उपाध्याय जी, ये बात पहले भी चल रही थी, या तो केंद्र को सारे राज्यों के लिए ये कह देना चाहिए था कि सीबीएसई के हिसाब से आप भी अपने राज्य बोर्ड के जो रिजल्ट है वो तय करेंगे। अब हुआ ये है कि राज्यों ने अपने अलग तरीके से रिजल्ट तैयार कर लिए, सीबीएसई का अलग पैटर्न था, तो वो बात ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई। अपने आप एक नया कॉम्पिटिशन पैदा हो गया कि बोर्ड के एग्जाम, राज्य बोर्ड के तो रिजल्ट अच्छे आ गए लेकिन सीबीएसई के खराब हो गए। ये चीजें छोटी छोटी पहले से देखने की थी उपाध्याय जी। खामियाजों का ये नतीजा है कि एक यूनिफॉर्म हमारा सिस्टम नहीं है। अब ये ना जो राज्य है उनका अलग बोर्ड है, उन्होंने अलग एक पैटर्न से किया है, सीबीएसई का अलग पैटर्न, मतलब सिस्टम का बचाव हो गया। हर जगह आप देखिए, आप कोरोना में भी देखिए कि केंद्र कुछ कह रहा था, राज्य कुछ कह रहा है, हो कुछ रहा है, बड़ा अफरा-तफरी का मतलब सिस्टम का फेलियर ही मैं इसे कहूंगा। अदरवाइज एक देश है, आप एक देश एक कानून की बात करते हैं, लेकिन उसी देश में आप देख रहे हैं सीबीएसई का अलग पैटर्न है और राज्य सरकार का अलग पैटर्न है, और सारा ठीकरा किसके ऊपर कूदता है? जाके स्कूल प्रबंधन के ऊपर, स्कूल संचालक के ऊपर, उन टीचरों के ऊपर। तो ये सिस्टम को जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक इस तरह की दिक्कत, परेशानियां ये सब आती रहेंगी। कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। हमारे देश में ये जो सिस्टम की जो कमियां हैं उन्हीं का शिकार बहुत सारे लोग इसमें होते हैं। लेकिन सिस्टम के सामने हार मान जाना, आत्महत्या कर लेना कोई इलाज नहीं है। सिस्टम से लड़ना होगा। मैं जगदीश जी को सुन रहा था, तो अभी अच्छे लोग मौजूद हैं, सिस्टम से लड़ते हैं, सिस्टम को दुरुस्त करने की बात करते हैं। और देखिए, जहाँ तक मैं सुन रहा था अभी साइकोलॉजी का, देखिए साइकोलॉजी ये नहीं है कि भी कोई डिप्रेशन में आ गया। मान लीजिए मैं आपको डिप्रेशन में नजर आता हूँ, नहीं, मेरे अंदर सोचने की, समझने की सबकी क्षमता है। लेकिन सिस्टम ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, किसी महिला की कंप्लेंट या उसकी कंप्लेंट, तो वो पुलिस में जाएगी, पुलिस कोर्ट में ले जाएगी, कोर्ट में से मेरा कुछ नहीं होगा। देखिए रविंद्र जी ने भी ये बात कही, ये नहीं है कि रविंद्र जी कह रहे थे होगा कुछ नहीं, लेकिन उस समय जो उसकी पब्लिक इमेज है वो जो तार होगी वो दुख देती है। देखिए, जो लोग उस तरह के हैं जिनका कोई अपनी इमेज नहीं है, चाहे वो पत्रकार के नाम पर उगाही कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, इस पर भी रोक लगानी होगी। एक कानून लाना होगा कि लोग पत्रकारिता की आड़ में किस तरह से शोषण कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, पैसा
चाहिए, कहां से लाके देगा स्कूल वाला पैसा? ये सिस्टम को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा, फुल प्रूफ नहीं किया जाएगा, कब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी। तो मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि समाज को भी आगे आना चाहिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो भी हमारे नेता हैं इनको मजबूर किया जाए। और पुलिस की भी ड्यूटी बनती है कि जो फर्जी पत्रकार है पुलिस जानती है, पुलिस उसकी मदद करती है, क्योंकि वो बीच में बिचौलिया बन के वो कहते मैं समझौता करा देता हूँ, आपका फिर ऐसा होगा, आपकी इमेज है वो खराब हो जाएगी और अच्छा नहीं लगेगा। वो उसको बुलाएगा, पुलिस के सामने बार्गेनिंग होगी, पैसा दिया जाएगा। जबकि पुलिस अगर चाहे तो उसको अरेस्ट कर सकती है कि भाई आप तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, यानी शब्द ब्लैकमेलिंग का है, लेकिन आप समझौते के नाम पर वो कहीं ना कहीं खेल करते हैं। उसमें एक हिस्सा पुलिस प्रशासन का भी होता है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। तो वहाँ साइकोलॉजी का तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। वो तंत्र उस तरह का है, वो जाल उस तरह का है। एक बार अगर उसको उलझा दिया गया तो जो इज्जतदार आदमी होता है वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता। वो जानता है कि मेरा कुछ नहीं होगा कोर्ट से, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कोर्ट से मुझे न्याय मिल जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते समाज में जो उसकी ठिकेदार होगी उसका कौन जिम्मेदार? उसका क्लियर है सारा। तो सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा खेल सिस्टम का है। हालांकि मनोविज्ञान भी काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है, लेकिन सिस्टम को वाकई में दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उपाध्याय जी, यहाँ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। गुलडीन जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप बताइए। मैं कहना चाह रही थी, सिर्फ निग्लेक्ट करना कि साइकोलॉजी का कोई रोल नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिन्होंने जो कुछ बोला, ये कहना कि एक साइकोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं है, मनोवैज्ञानिक का कोई रोल नहीं है, तो फिर ऐसे लोग सुसाइड क्यों करते हैं? जी, प्रेशर घर घर में होता है, बच्चों में होता है, माँ बाप में होता है, सब में होता है, हर रिश्ते में होता है। तो आज की डेट में जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बनी कैसे? इसी वजह से, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बात कर ही नहीं सकते। खुलकर बात करने में डर है, सिस्टम से डर है, पुलिस वालों से डर है, हर किसी से डर है जो पैसे से इंसान को खरीद लेता है। हम जैसे ऑनेस्ट लोग अगर आकर बोले कि साइकोलॉजिस्ट का मेन रोल है सिस्टम में, उनको बिठाया जाना चाहिए, ताकि जब रूल्स बने, नियम बने, तो पता चले कि उसका असर लोगों पर कैसा हो। पायलट टेस्ट होने चाहिए। सिस्टम फेलियर पे अगर हम बोलते हैं तो पायलट टेस्ट रन करे जाने चाहिए कि ये हम बना रहे हैं, इसका क्या असर होगा। जान है तो जहान है, रुतबा है तो इंसान है। अच्छे काम करते रहिए, जिंदगी दे देने से भारत का ही नुकसान है, ये मेरा मानना है। मैं एक फौजी की बेटी हूं, उन्होंने शौर्य चक्र जीता है, जानें बचाई हैं। जान देकर सिस्टम फेलियर पर एक धब्बा लगाना बहुत बड़ा गलत है। एक शिक्षक होने के नाते आप सिस्टम फेलियर को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको वो लॉस बनाने पड़ेंगे जहां पर बैठकर सबको पायलट टेस्ट रन किए जाएं और टीचर्स, प्रिंसिपल, सबकी राय ली जाए। सिर्फ जान दे देना कहीं प्रशंसनीय एक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। और मनोवैज्ञानिकों को सिर्फ ऐसे ही बोल देना कि ये सिर्फ बोलते ही रहते हैं और काम नहीं करते, ये बहुत ही गलत है। तो आज की स्टेट में, हमारे इंडिया में डिप्रेसिव क्लाइंट्स और डिप्रेसिव सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं? और मीडिया को गलत बोलना तो और भी गलत होगा। आप जैसे लोग मेहनत करके हमें ला रहे हैं, तो ये कहना तो बहुत ही गलत होगा। उन्होंने 4 मिनट और 10 सेकंड की वीडियो क्यों बनाई? क्योंकि उनको मीडिया पे भरोसा था कि एक जान जा रही है तो शायद कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो उनकी बात कही हुई पर मैं अग्री नहीं करती। एक फौजी की बेटी होने के नाते अगर मैं सच बोल रही हूं तो मेरे साथ ये भी सत्य है कि एक मनोवैज्ञानिक का रोल हर एक प्रोफेशन में जरूरी बना दिया गया है। ऐसा क्यों? तो इनको हर एक जगह इम्प्लांट करना चाहिए। चाहे कोई पोस्ट आप उठा रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो एमडी थे तो उनकी पोस्ट के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। प्रेशर तो आएगा, प्रधानमंत्री बनने पर आपको फॉर एंड अगेंस्ट जाना पड़ेगा। प्रेशर को
कैसे उभरना है प्रेशर से, वो सिखाना चाहिए। हर एक बच्चे को फेलियर से लड़ने के लिए सिखाना चाहिए। ये नहीं कि हम हाथ खड़े कर दें। जान देने से भारत आगे नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात ये आपकी मेरा 100% कहना है। सही और हाथ जोड़कर सब लोग जो देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अपील भी बहुत सही है और आपकी बातें एकदम सही हैं। इसी तरह से चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबरनामा में। चर्चा लगातार ऐसे ही जारी है। दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धुरी साहब, आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी क्योंकि समय की भी कमी है। सर बताइए। जगजीत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर धुरी साहब तक आवाज नहीं हमारी पहुंच रही। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। गुरलीन जी, आपका भी आखिरी कमेंट में इस पूरे मसले पर। आपने अपील भी की है, उसके बाद भी आप क्या संदेश देना चाहेंगी ऐसे लोगों को जो किसी ना किसी मानसिक अवसाद से इस समय गुजर रहे हैं? हाँ जी, मैं तो पूरे देश में ये कहना चाहूंगी, जो लोग हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, मनोवैज्ञानिक के साथ जरूर दोस्ती बनाएं। और अगर घर में कोई ऐसी सिचुएशन है जहां कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स आए हैं तो वो एक दिन में पैदा नहीं होते। आसपास के करीबी दोस्त, माँ बाप सब अच्छे से भांप लेते हैं। तो इस तरीके में अपने सर्कल से बाहर जाके अगर डर लगता है तो बाहर वाले लोगों को थोड़ा बहुत संकेत देना जरूरी है, उनसे बातचीत करनी जरूरी है, और कुछ नहीं। तो gurleen.khokar@gmail.com पे आप एक मेल भी लिख सकते हैं और मेरे शो चल रहे हैं, मैं उनको गाइडेंस भी दे सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से हर किसी इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए और मदद करने से डरना नहीं चाहिए। इंसानियत आज की डेट में मर रही है और हमें उसको आगे बढ़ावा देना है। मदद करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। हम कितनी जाने जा सकती हैं इस देश में। जो आज हुआ है वो कल ना हो, उसको हम रोकें। यही मेरी लास्ट मैसेज रहेगा। बिल्कुल। धुरी साहब, आपका आखिरी कमेंट सर। सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो। हाँ सर, अब देखिए, आपकी जो आवाज आ गुरलीन जी ने, हाँ जी, गुरलीन जी ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हम किसी एक वर्ग को दोष नहीं दे सकते जी। कल को अगर कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स ऐसा काम करता है तो सारा दोष स्कूल्स पर आ जाएगा। आज सीबीएसई पर आ रहा है। तो हमें ये समझना है भी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, सुइसाइड उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर हम कहें भी साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा बोलते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा बोलते हैं तभी जाकर ये सोल्यूशन करते हैं। जो चुप रहते हैं वो सुइसाइड कर जाते हैं। तो लोगों की चुप्पी को तोड़ना है। जो दुखी हैं उनके साथ बिल्कुल अपना दुख उनको सुने, उनको सपोर्ट करें, उनको मॉरल सपोर्ट दें। मैंने जैसे कल ही ये घटना हुई थी अपने पंजाब के सभी ग्रुप्स में मैंने तभी डाला था भी ये घटना निंदनीय है। हमें किसी को ऐसा काम नहीं करना है। अगर किसको दुख है, मिल बैठकर एक दूसरे की सपोर्ट करें। लेकिन इसमें एक देखो, एक बात बहुत नोट करने वाली है जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया जी। उसमें प्रेस रिपोर्टर्स का जिक्र कर दिया, बच्चे के पेरेंट्स का जिक्र कर दिया, लेकिन उन्होंने एक बात और भी बोली थी भी कोई गलत तरीके का स्कूल भी कंपटीशन कर रहा है। इसमें उसने किसी स्कूल का कंपटीटर का भी हाथ बताया है। अगर कोई स्कूल इसमें ऐसा इन्वॉल्व ना होता, उल्टा सपोर्टिव होता, तो ये फिर भी ये काम नहीं होना था। जैसे मैं एग्जांपल बताया, हमारे पंजाब में इस समय सभी स्कूल्स एक दूसरे से मिल बैठकर बात करते हैं। अब हम कंपटीटर नहीं हैं, हम एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं और मिल बैठकर एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। साहब, उसके लिए आप वाकई में बधाई के पात्र हैं कि आप ऐसे माहौल में एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और ऐसे समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े और इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।